हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी मास्टर में, जहां मुश्किल बायोलॉजी भी हो जाती है आसान। और मैं हूं शिल्पी और आज हम चलते हैं। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी वो सुपर हीरो सिस्टम जो हमें बिना थके काम करने की एनर्जी देता है। तो चलिए आज के सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो आपके मन में कई सवाल आते होंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं, क्यों छोड़ते हैं, इसका कारण क्या है, बिना सांस लिए हम क्यों नहीं काम कर सकते, सांस रोक दी तो हमारा दम घुट जाता है। तो आज इन्हीं बहुत सारे सवालों के जवाब को ढूंढते हुए हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? The respiration process in the human body is how our body takes in oxygen and use it to produce energy, while removing carbon dioxide as a waste product. It happens in two stages: breathing and cellular respiration. तो श्वसन क्या है? हमारी बॉडी द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेना और अंदर लेके एनर्जी को प्रोड्यूस करना। इस एनर्जी प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो हमारे शरीर इसको बाहर निकाल देता है। ये मेनली दो स्टेजेस में पूरा होता है, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। सबसे पहले व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग मतलब सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना, ये केवल ब्रीदिंग कहलाता है। इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लंग्स। तो एटमॉस्फेरिक एयर से एयर लेना और लंग्स तक पहुंचना और लंग्स में आई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देना। ये पूरी प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस क्या कहलाती है? ब्रीदिंग। अब आप सोचेंगे यही तो रेस्पिरेशन है। नहीं, यहां हम गलत सोचते हैं। केवल सांस अंदर लेना यानी फिर लंग्स तक पहुंचना और लंग्स में भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, ये ब्रीदिंग कहलाता है। जबकि रेस्पिरेशन सांस को अंदर लेके हमारी ब्लड वेसल्स द्वारा ऑक्सीजन लेके उसको डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना और उस सेल के अंदर एनर्जी का बनना और उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का जब निकलना तो वो बाहर उसको लंग्स तक पहुंचाना और लंग्स से फिर बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पहुंचाना, ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। यहाँ स्लाइड दी गई हो, इसमें कुछ डिफरेंस दे रखे हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें पहला है कि रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ये और सेकंड तो है कि रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पर होता है, जबकि ब्रीदिंग ऑर्गन लेवल पे होता है। थर्ड है रेस्पिरेशन में लंग्स, ब्लड और सेल्स, ये सारे ऑर्गन आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसकी प्रोसेस में। जबकि ब्रीदिंग नाक या मुंह से हम जब सांस को लेते हैं और लंग तक छोड़ देते हैं और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये पूरा केवल इतना सा प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाता है। और रेस्पिरेशन रेगुलेट करती है नर्वस सिस्टम और ब्रीदिंग एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। ठीक है, ये एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर जिसमें ऑक्सीजन भी है, हमारे
हमारे नाक या मुंह द्वारा अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ रही है। तो ये क्या कहलाता है? एक फिजिकल प्रोसेस। इसमें इनहलेशन एंड एक्सलेशन होता है, ये ब्रीदिंग कहलाता है। जबकि रेस्पिरेशन हवा का फेफड़ों से और फिर उसका ट्रैकिया और ब्रैंक्यूल और एल्वुलाई तक जाना, एल्वुलाई से उसका डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचना, ऑर्गन से उनका हर सेल्स तक पहुंचना और सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होना, एनर्जी प्रोड्यूशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना और वो फिर वापस इसी ट्रैक से होके पूरा प्रोसेस ये रेस्पिरेशन कहलाता है। अब ब्रीदिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन के बाद ऑक्सीजन जो ट्रेवल करती है लंग्स तक, तो ये इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और लंग्स तक जो ट्रेवल करके गई एयर, वो ब्रीदिंग प्रोसेस में आता है। तो इसके टॉप ये इस स्लाइड में आपको बताया गया है कि इनहेलेशन यानी ब्रीथ इन, इसमें हमारे माउथ या नोज के थ्रू जब एयर एंटर करेगी वो फेरिंग्स में जाएगी, देन फेरिंग्स से लैरिंग्स में, देन ट्रैकिया में, देन ब्रोंकाई में, देन ब्रैंक्यूल्स में, फिर एल्वुलाई में जाकर ऑक्सीजन, एल्वुलाई क्या होता है? एयर बैग्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन भर जाती है तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं और फुल ऑफ ऑक्सीजन रिच हो जाते हैं, यानी फेफड़े हमारे बाहर को आ गए। तो डायफ्राम क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मुंह डाउनवर्ड चला गया। फिर एल्वुलाई जो फिर गैस का एक्सचेंज हुआ, यानी कि एल्वुलाई सेल ने ब्लड को ऑक्सीजन दिए, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ली और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो वो यही, यानी एल्वुलाई से ब्रैंक्यूल्स, ब्रैंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए माउथ के थ्रू बाहर, माउथ या डोज के थ्रू बाहर आ गई। तो ये क्या एक्सहेलेशन प्रोसेस यानी ब्रीथ आउट प्रोसेस हो गया। इसमें डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगी और मुंह अपवर्ड आ जाएगी। ठीक है, फिर अगली स्लाइड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब एल्वुलाई के अंदर जब ऑक्सीजन आ गई तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? हमारी एल्वुलाई बहुत सारे ब्लड वेसल्स का गुच्छा जमा किए होती है। तो जब ब्लड एल्वुलाई में ऑक्सीजन रिच होता है और उसी समय ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जो एल्वुलाई है वो बहुत ही पारगम्य होती है गैसेस के लिए। तो जब उसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसने ब्लड वेसल्स को क्या दे दी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के पास क्या? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई को दे दी। अब एक्सचेंज हो गया, यानी कि ब्लड वेसल्स के पास क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन, और एल्वुलाई के पास क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो आगे फिर ट्रांसपोर्ट होता चला जाता है बॉडी के सेल्स में। फिर और बॉडी के सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब एनर्जी बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ वापस लंग्स में आ जाता है और वही उल्टा प्रोसेस है ना। फिर अगला ये देखिए, ये जो ब्रीदिंग में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? नोज, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वुलाई। यहाँ एक आप डायग्राम देखेंगे तो एयर से ये पूरी एयर हमारे नोज या माउथ से होती हुई हमारे लैरिंग्स, फेरिंग्स में गई। ये मोटा सा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जहाँ ये पॉइंटर इंडिकेट हो रहा है, ये क्या कहलाता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया से के बाद ये दोनों लंग्स में ये देखिए
ब्रांचेस डिवाइड हो गई हैं ट्रैकिया की, जब ये ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं तो इनको ब्रोंकाई कहते हैं। ये भी ब्रोंकाई, ये भी ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई की भी ब्रांचेस खूब सारी डिवाइड है, इनको ब्रेंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रेंक्यूल्स के टिप पर ये एल्विलाई होती हैं। एल्विलाई यानी एयर बैग्स, ये इनके अंदर भर जाती है जब ऑक्सीजन रिच हो जाती है तो ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इन्होंने ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स को दे दी। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्लड वेसल्स के पास क्या जाता है उस समय? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड वेसल्स एल्विलाई को दे देंगी और ऑक्सीजन ले लेंगी, तो ये इस तरह से गैस एक्सचेंज हो जाती है। ये इस डायग्राम में भी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो देख सकते हैं। जैसे ये इन्होंने यहाँ से नोज के थ्रू एयर एंटर करी और यहाँ ट्रैकिया में होते हुए लंग्स के पास आ गई, लंग्स में यहाँ ब्रेंक्यूल्स में होते ये एल्विलाई में भर गई, एल्विलाई में गैस का एक्सचेंज हो गया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेंकिया एल्विलाई में आई, एल्विलाई से आके ब्रेंक्यूल्स में आई, फिर ब्रोंकाई में आई, फिर ट्रैकिया में आई और फिर नोज से होते हुए एटमॉस्फेयर में चली गई। अब आप कोविड के टाइम बहुत पैंडेमिक हो गया था, तो आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो कोविड वायरस था वो क्या हमारी एल्विलाई को डैमेज कर देता था, जिससे क्या होता था कि ऑक्सीजन एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता था। जो हमारी एल्विलाई हैं वो ब्लड को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दे पाते थे, जिससे क्या ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती थी कि ऑक्सीजन तो आ गई हमारे लंग्स के पास लेकिन वो आगे सप्लाई ही नहीं हो पा रही है, तो जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया। तो जिससे क्या सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसीलिए उस कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए तो डैमेज एल्विलाई कुछ मात्रा में तो एयर को सप्लाई कर सके। इसीलिए लोगों की डेथ भी बहुत हुई थी कोरोना में। इसका कारण ये था कि जब एल्विलाई पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगी तो शरीर में आगे ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो फिर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी और फिर कॉजिंग डेथ। तो गैस एक्सचेंज कैसे हुआ? ऑक्सीजन जब ब्लड में आई, ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में चली गई। तो ये मेनली दो चीजों का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करती है हमारी सेल्स में? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही पूरे ब्लड में जाएगी और सेल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई करके देगी। अब पहला प्रोसेस तो हो गया ब्रीदिंग। नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, जब हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिफरेंट सेल्स के पास जाएगी और सेल्स के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो नीचे मैं पॉइंटर से दिखा रही हूँ ये रिएक्शन होगी, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं C6H12O6, ये क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है। तो एटीपी एनर्जी, एटीपी क्या है? करेंसी ऑफ एनर्जी। तो करेंसी ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी प्रोड्यूस हुई और ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस। सेल का पावर हाउस। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस by which cells break down food
या ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या बनाएंगे? एनर्जी यानी एटीपी। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर और हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। यहाँ क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होगी? एटीपी की फॉर्म में। इसी के कारण हम एटीपी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के सिक्के। तो ये कौन सी रिएक्शन है? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकालता है और एनर्जी निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट फॉर्म होती है, तो उसको अगर शरीर के अंदर रही तो वो पेनफुल होगी, हार्मफुल होगी, इसलिए उसको शरीर के बाहर निकालना जरूरी होता है। तो प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, फर्स्ट क्या होगा? फूड, जब या ग्लूकोज गोज इनटू द सेल, ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा, वहां ऑक्सीजन मिलेगी। जब ऑक्सीजन मिलेगी तो वो उससे क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन करेगा, यानी किससे? फूड प्लस ऑक्सीजन से। इस क्रिया के दौरान एनर्जी या एटीपी रिलीज होगी और दो प्रोडक्ट और कौन से बनेंगे? CO2 और H2O। CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो उसको ब्लड वेसल्स CO2 को ले लेंगी और वो लंग्स के पास उसको वापस भेज देंगी और लंग्स के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को हम समरी के रूप में देखते हैं। ये पूरी समरी दे रखी है जिसमें एयर एंटर लंग्स, यानी इनहेलेशन हुआ, लंग्स के पास ऑक्सीजन पहुंच गई। ऑक्सीजन कहाँ पहुंची? लंग्स में एल्वुलाई के पास। एल्वुलाई से वो कहाँ गई? ब्लड वेसल्स के पास। ब्लड वेसल्स से हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर कहाँ गई? सेल्स के पास। सेल्स के अंदर प्रोडक्शन हुआ एटीपी का। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई एज अ वेस्ट प्रोडक्ट और वो कहाँ पर वापस आ गई? लंग्स के साथ। और फिर यानी एक्सहेलेशन हो गया CO2 का। तो ये समरी है। इस पूरी समरी को हम देखते हैं एक वीडियो की फॉर्म में। पहले हम वीडियो देखेंगे, फिर इस पूरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस वीडियो में दिखाया गया कि पहले एयर आएगी लंग्स के पास, लंग्स से जाएगी एल्वुलाई में, एल्वुलाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी ब्लड वेसल्स के पास, ब्लड वेसल्स की आरबीसी की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड अप करके सारी सेल्स के पास पहुंचाएंगी। सेल्स के अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देंगी लंग्स के पास। तो ये इस पूरी वीडियो में ये दिखाया गया है। आगे चलते हैं। आगे रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का ये
पूरा डायग्राम है जिसमें बताया गया कि एटीपी और किन किन वजहों से बनता है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और कैसे कैसे होता है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस के में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, क्रेब्स चक्र में पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी एटीपी फॉर्म होता है। ये सारे उसमें एटीपी फॉर्म होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हार्मफुल होती है हमारे शरीर के लिए, इसलिए बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो वो जिस प्रोसेस से एयर ऑक्सीजन अंदर गई थी, सेम उसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन रेट। 1 मिनट में ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट की प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन रेट। ये एक एडल्ट पर्सन में 12 से 20 बार पर मिनट हो सकता है। एक चिल्ड्रन में 6 से 12 साल तक के बच्चों में 18 से 30 ब्रीथ्स पर मिनट हो सकता है, और इन्फेंट्स में ये 30 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई बात जाननी हो, सभी के जवाब मैं दूंगी। और इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।